सबसे पहला सवाल, भाई मैं हूँ कौन? भाई जो तू वीडियो बना रहा है तू है कौन, पहले ये तो हमें डिस्क्राइब कर। तो ठीक है, मैं अपने आप को डिस्क्राइब करता हूँ। मेरा नाम कृष्णा गोयल है। सबसे पहले आपको मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा, उसके बाद समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। तो चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। एनीवे मैं फिर भी बता देता हूँ कि मैं हूँ कौन। तो नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है। एग्ज़ाम जो मैंने क्रैक किया है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। अब मैं आपको कहता हूँ मैं यहाँ पर आपके सामने वीडियो क्यों बना रहा हूँ दवासू की, क्योंकि भाई मैं सर सेलेक्ट हो चुका हूँ दवासू 2025 में। ठीक है, और मैं यहाँ पर हूँ आपको ये ही बताने के लिए कि भाई सीट मैट्रिक्स के बारे में आखिर एक्चुअली में हुआ क्या क्या 15-16 जुलाई को। सबका सवाल कि भाई आखिर ढंग से कोई बता दे कि यार आखिर हुआ क्या है वहाँ पर। तो मैं हूँ ना यार यहाँ पर बताने के लिए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग सिनेरियो ऑफ दुवासू से 2025 के 15-16 जुलाई को आखिर हुआ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं डे फर्स्ट, 15 जुलाई। तो स्टार्ट होती है भाई काउंसलिंग। हमें बुलाया गया था 9 बजे। आपने ब्राउचर सब पढ़ा का है, फीस मैट्रिक्स कितना है, ये सब कितना है, वो कितना है, आपको पता है कि 1 से लेकर 200 रैंक तक बुलाया गया था। मैं आपको ये भी समझा दूँ, जो 1 से लेकर 200 रैंक तक बुलाया गया था, ऐसा नहीं है कि उसमें केवल 200 बच्चे थे। उसमें टोटल मिला के कहीं ना कहीं 1100 से 1200 बच्चे थे। मैं भी यही आश्चर्य में था, हैरान था। मतलब ये समझिए, अगर किसी बच्चे के 504 नंबर है या 508 नंबर है, मतलब ये समझिए 508 नंबर है, तो ज़रूरी नहीं कि वो केवल एक ही बच्चा है जिसके 508 नंबर है। इतनी बात तो आप भी समझते होंगे कि 508 नंबर लाने वाले कई सारे बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एक मार्क्स पर लाई करते हैं वो कई सारे बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आप भी समझते होंगे। तो जो इतने सारे बच्चे लाई करते हैं एक मार्क्स पर, उनकी रैंक भी सेम दे रखी है। मतलब अगर किसी बच्चे की 59 रैंक पर 508 नंबर है, तो वो दूसरा बच्चा जो 508 नंबर पर है उसकी रैंक भी सेम टू सेम 65 दे रखी है। इस हिसाब से जो 200 रैंक तक हमको बुलाया गया था, 1 से लेकर 200 रैंक तक, जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी वालों को, और ढंग से मैं कहूँ EWS OBC जो भी कैटेगरी थी, इनको 200 रैंक तक जिनकी ओवरऑल थी उनको बुलाया गया था, और SC ST वालों को जिनकी 1 से लेकर 150 रैंक कैटेगरी रैंक थी उनको बुलाया गया था। तो इसको मिलाकर ही कम से कम 1100 से 1200 बच्चे वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। तो आप समझ रहे हैं किस हिसाब से मतलब वहाँ पर चीज़ें हुई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर हुआ क्या। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 15 तारीख से। स्टार्ट हुआ डे 1 15 जुलाई। तो स्टार्ट होती है भाई काउंसलिंग 9:30 से। ठीक है, पहले नंबर आता है NRI कैंडिडेट का। लास्ट ईयर तक ये होता था कि NRI की जो सीटें थी वो 1 या 2 ही भर पाती थी, जिस कारणवश उनको मतलब कॉलेज वालों को काफ़ी नुकसान होता होगा। तो इस साल से उन्होंने सिनेरियो ही चेंज कर दिया। उन्होंने पहले NRI वाले जो स्टूडेंट थे उनको उठा लिया, और जो NRI स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट थे उनको उठा लिया। तो जो NRI स्पॉन्सर्ड और NRI कैंडिडेट थे, सबसे पहले उनकी सीट को भरा गया, इसी कारण से, क्योंकि लास्ट ईयर तक सीट खाली रह जाती थी। ठीक है, तो इस काम को निपटने में ही लगभग 12 बज गए थे उनको NRI की सीट को भरने में। रजिस्ट्रेशन वहाँ पे चल रहा था, और बच्चों का 1 से लेकर 200 रैंक तक वो तो 15 तारीख को ही होना था, तो वो तो धीरे धीरे अपना चल ही रहा था। और जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता जा रहा था, जिसकी फ़ीस 500 रुपये कटवा कर उनको हॉल में पहुँचना था, तो वे बच्चे अपने जाते जा रहे थे, और NRI की सीट भरने में ही 12 बज गए। नेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद नंबर आता है यूनिवर्सिटी वोट कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, मतलब जो टीचर वहाँ पे पढ़ाते हैं, अगर उनको कोई बच्चा है तो उसकी रैंक के हिसाब से 3 सीटों का रिजर्वेशन होता है। तो उसके बाद उन तीन सीटों के ऊपर जो है सीट भरी गई, बच्चे भरे गए। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है ओपन कैटेगरी का। ओपन कैटेगरी में टोटल जो फ्री सीट थी वो 18 थी। ओपन कैटेगरी आप समझते हैं, चाहे कोई OBC हो, EWS हो या जनरल का बच्चा हो, अगर उसकी रैंक अच्छी है तो पहले उसे 18 सीट मिलेंगे, कैटेगराइजेशन बाद में होता है। तो उस हिसाब से ओपन कैटेगरी में जो भी बच्चे थे जिनकी रैंक 30 तक, मैं बताता हूँ 30 रैंक तक ये 18 सीटें भरी जा चुकी थी। मतलब जिसकी 30वीं रैंक थी उसको ये 18वीं सीट मिल गई थी, 30वीं रैंक वाले बच्चे को। नेक्स्ट देन उसके बाद नंबर आता है OBC EWS SC ST कैटेगरीज का। तो मैं बताता हूँ टोटल जो OBC के लिए रिजर्व सीट थी वो 12 थी, EWS के लिए 5 थी। तो मैं बताता हूँ जो OBC वाला बच्चा था जिसकी 12 सीट थी रिजर्व, तो फिर ये जो 12 सीट थी ये मैं बताता हूँ आपको कब तक भरी जा चुकी थी। ये जो 12 सीट थी किस रैंक तक भरी जा चुकी थी, जिस बच्चे की 50th रैंक थी, ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ, उसको ये लास्ट वाली 12वीं सीट अलॉट हो गई थी। ये समझ लीजिए आप, फ्री सीट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, फ्री सीट की। लेकिन मैं मज़े की बात ये बताता हूँ कि यहाँ तक जो है काम फर्स्ट डे का एंड हो चुका था। मतलब 15 जुलाई यहाँ एंड था, मतलब एंडिंग थी। OBC की सीट भरी जा चुकी थी और ओपन कैटेगरी की ये 18 सीटें भरी जा चुकी थी, ये वाली। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ, 15 तारीख को
ईडब्ल्यूएस की एक भी सीट पर किसी ने हाथ भी नहीं रखा था। मतलब 51 रैंक तक 51 रैंक तक जो है काम निपट चुका था डे 1 में ओवरऑल कैटेगरी, और यूडब्ल्यूसी वाली कैटेगरी और एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी का तो सुबह सुबह तक ही काम निपट चुका था। और 51 रैंक तक जो है डे 1 मतलब 15 जुलाई क्लोज हो चुकी थी, और ये चला था 7:30 बजे तक। मैं आपको टाइम बताता हूँ, 7:30 शाम के 7:30 बजे तक ये काम चला था कि 51 सीट तक सब कुछ फिल हो चुका था। सब कुछ मतलब ओबीसी की जो रिजर्व सीट थी फ्री वाली, और आपकी जो ये वाली सीट थी कौन सी ओपन कैटेगरी की 18 सीट थी, ये फिल हो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे आता है, तो नेक्स्ट डे मैं आपको बता दूं कि जो ईडब्ल्यूएस की सीट थी वो स्टार्ट हुई थी 59 जिसकी ओवरऑल रैंक थी, क्योंकि 5 सीटें यहाँ पर रिजर्व रहती हैं। जिसकी 59 थी उसको पहली सीट मिली, दूसरे वाला बच्चा जो था उसको 65 रैंक पर मिली, तीसरा वाला बच्चा जो था उसको 67 या 68 पर मिली रैंक पर मिली। ठीक है, उसके बाद ये रैंक भी काफ़ी जल्दी क्लोज हो गई थी। डे 2 पर ये दोपहर के 12 बजे तक क्लोज हो चुका था ईडब्ल्यूएस की फ्री सीट। अब आते हैं पेड सीट के बारे में बात करते हैं। तो पेड सीट मैं आपको बता दूं, जो इसका पेड सीट का कैटेगराइजेशन है वो किस प्रकार से है। देखिए, पेड सीट टोटल 22 हैं। अब इसमें भरने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो ये होता था कि 20 में ये 25 भी हो जाती थी, 27 भी हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि एनआरआई जो वाले बच्चे थे वो नहीं आ पाते थे। लेकिन इस बार इन्होंने सिनेरियो ही चेंज कर दिया। इस बार इन्होंने एनआरआई स्पॉन्सर्ड बच्चों को पहले उठा लिया, जिस वजह से ये 22 की 22 ही रह गई। ना तो ये 23 हो पाई, ना ये 24 हो पाई, ना ये 25 हो पाई, तो ये 22 की 22 रह गई। तो इनका जो कैटेगराइजेशन था वो कुछ इस प्रकार से था। अब वो किस प्रकार से था मैं आपको बता देता हूँ। जो 22 रैंक था जनरल के लिए, मतलब जनरल या ओवरऑल आप कह लें, ओवरऑल ज़्यादा सही रहेगा, जनरल कहना सही नहीं रहेगा। ओवरऑल जो थी इनके लिए 9 सीट रिजर्व थी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ओबीसी वालों के लिए टोटल जो सीट रिजर्व थी वो 5 सीट रिजर्व थी। पेड सीट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए टोटल जो सीट रिजर्व थी वो 2 सीट रिजर्व थी। तो ये जो 9 ओवरऑल पर जो क्लोज हो गई थी, ये 62 रैंक जो बच्चा था उसको आखिरी बच्चे को नवी सीट जो थी पेड सीट ये क्लोज हो गई थी। मतलब आप ये समझिए, जो 63 वाला बच्चा था उसको जनरल ओवरऑल कैटेगरी से पेड सीट भी अलॉट नहीं हुई है। ओबीसी में 5 सीट रिजर्व थी पेड, और ईडब्ल्यूएस में 2 सीट रिजर्व थी, और ये भी काफ़ी जल्दी क्लोज हो गई थी। और इसको पहुँचने में कम से कम मैं बताता हूँ, जो बच्चा ओवरऑल 100 रैंक पर था, 100 रैंक पर जो बच्चा था उसकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 24 थी। तो उसको 24 रैंक वाले को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक में उसको सेकंड लास्ट वाली सीट अलॉट हुई थी। अब मैं बात करता हूँ आपसे कंपटीशन की। पर मैं आपसे कंपटीशन की बात करूँ तो भाई लास्ट ईयर 508 नंबर पर 22 रैंक, ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ 22 थी। और 2025 में इस साल जो रैंक है वो है 57 या 58, मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा है, इसके करीब ही है। मतलब इस बार आप देखिए तो कंपटीशन तिगने के करीब हो चुका है। 22 3 जो होते हैं 66, और उसके आसपास ही कहीं ना कहीं ये लाई कर रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, इस बार नीट का इस तरीके का पेपर आने की वजह से, जो नीट का इतना जो इस हिसाब का जो पेपर आया है, उस वजह से देखिए आप इन्फ्लेशन कितनी दुगनी तेज़ी से बढ़ा है। दुगनी भी मैं गलत कह रहा हूँ, तिगनी तेज़ी से बढ़ा है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस बार जो बच्चे हैं वो कितना ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं इन एग्ज़ामों को लेके। उनके भीतर उनके मन में कितना समझ में आ चुका है कि भाई कोई बात नहीं, अगर नीट नहीं निकला तो और एग्ज़ाम है, हम और स्टेट एग्ज़ाम देंगे। तो मतलब अभी समझिए, मैंने जो पूछा, वहाँ के लोग थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि कभी इतनी भीड़ नहीं हुई है आज तक यहाँ पर। वो ये सब हुआ है इस बार के इस इररेलीवेंट नीट के पेपर के आने की वजह से। तो आप ये मत सोचिए कि अगले साल अगर नीट का पेपर रेलिवेंट आएगा तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। भाई कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस बार जो ये रैंक आई है ना 58, तो अगले साल अगर आप मेरे देखेंगे, मेरे सिनेरियो से देखेंगे, तो अगर 508 नंबर कोई बच्चा ला रहा है तो कहीं ना कहीं ये रैंक मेरे ख्याल से 90 to 95 के करीब पहुँच जाएगी। और ये सच में पहुँचेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इन एग्ज़ामों में। क्योंकि दुवासू ये काफ़ी अच्छा स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है, जो कि बहुत अच्छा ऑफर करता है आपको, वेटनरी कॉलेज में आने का मौका देता है। इंडियाज़ का टॉप मोस्ट वेटनरी कॉलेज है ये दुवासू, जो ये कॉलेज है। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं ना कहीं इस पेपर में सिलेक्ट होना है तो आपको कहीं ना कहीं अब 550 के ऊपर ही नंबर रखने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्ट होना है। और जनरल कैटेगरी वाले हो तो कहीं ना कहीं 570 के करीब नंबर रखने पड़ेंगे, वरना काम नहीं चलेगा भाई इस बार। क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी
काफ़ी चीज़ें वेरी कर रही है, कंपटीशन बढ़ चुका है। और मैं आपको ये बता दूं कि इतना हलवा नहीं होता है ये पेपर। इसमें 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको हवा भी नहीं लगेगी, मैं रियली बता रहा हूँ, हवा भी लगेंगे आपको, वे क्वेश्चन छोड़ने ही होंगे। ये मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ कि आप कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो स्टार्टिंग से ही, जैसे आप नीट की तैयारी करते हैं, डे 1 से ही आपको नीट की तैयारी उसी तरीके से जैसे आप करते हैं उसी तरीके से ही करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम को, अगर आपको निकालना है तो। वरना इसमें सिलेक्शन होना अब काफ़ी मुश्किल हो चुका है लास्ट ईयर के मुकाबले। 2025 में भी मुश्किल हो चुका है और आगे आने वाले सालों में आपको ही पता है नीट में भी कितना कंपटीशन है और इन एग्जामों में भी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अगर आपको BBSC NEH में सेलेक्ट होना है, मैं पेड सीट की बात कर रहा हूँ, पेड सीट के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फाइट मारनी पड़ेगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप बेझिझक मेरे कमेंट सेक्शन में चीज़ों को लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया हमें ये दिक्कत है, आप हमें ये बता दीजिए कि कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको अपने बारे में बता ही दिया है। और अगर आपको कुछ भी और पूछना हो तो आप बेझिझक मेरे को DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप कोशिश करूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपकी क्वेरीज़ को रेस करने की और आपको उसका आंसर जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा बताने की, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी मैं आपके साथ अपनी पूरी की पूरी जर्नी शेयर करूँगा। और चेक माई डिस्क्रिप्शन प्लीज़। बाय।